डिस्टर्बिया। कहानी की शुरुआत में हम केल और उसके डैड को फिशिंग करते हुए देखते हैं। उन दोनों की बातों से लगता है कि इन दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, यानी केल और उसके मॉम डैड एक परफेक्ट फैमिली हैं। केल के डैड उसे इस तरह फिशिंग करना सिखा रहे होते हैं जैसे केल कोई छोटा बच्चा हो। आगे हम देखते हैं कि केल और उसके डैड फिशिंग करके वापस अपने घर आ रहे होते हैं और वो गाड़ी के अंदर भी एंजॉय कर ही रहे होते हैं। केल कार चला रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसका ध्यान भटक जाता है और एक दूसरी कार से उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें केल के फादर की वहीं पर मौत हो जाती है। इस एक्सीडेंट में ना तो केल और ना ही उसके फादर की कोई गलती थी, लेकिन फिर भी केल अपने फादर की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है, जिससे अब केल डिस्टर्ब रहने लगता है। वो अपनी ही क्लास में अपनी टीचर को एक पंच मार देता है, क्योंकि वो टीचर केल से उसके डैड के बारे में कुछ गलत बोल देता है, जिसे सुनकर केल अपना आपा खो देता है। इसी वजह से अब जुवेनाइल कोर्ट केल को 3 महीने के लिए हाउस अरेस्ट की सजा सुना देती है, क्योंकि केल अभी 18 साल से छोटा है। उसे एक खास किस्म के एंकलेट को पहनकर रखना होता है ताकि केल कभी भी घर से बाहर नहीं निकल पाए, और अगर वो ऐसा करता तो वो एंकलेट बीप करना स्टार्ट कर देगा, जिससे पुलिस को पता चल जाएगा कि केल घर से बाहर निकल गया है। उससे केल की हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाती है, इसलिए अब वो चाह कर भी अपने घर से बाहर नहीं जा सकता। अब केल अपने डैड की मौत की वजह से परेशान होता है, इसीलिए वो दूसरे बच्चों की तरह चिल करने की कोशिश करता है, वीडियो गेम्स खेलकर और टीवी देखकर। इन सभी चीजों से उसके बिहेवियर में काफी चेंजेस आने लगते हैं, जिसे उसकी मॉम भी नोटिस करती है, जिसे लेकर वो थोड़ा सा परेशान होती है। घर में कैद रहने की वजह से केल के पास टाइम बिताने का कोई और तरीका नहीं होता, इसीलिए अब वो अपने रूम की खिड़की से बाइनकुलर्स के जरिए अपने नेबर्स को देखना शुरू कर देता है, जहां वो देखता है कि उसके पड़ोस में कुछ नए लोग रहने आए हैं, जिनकी एक बेटी एस्ली भी है। एस्ली भी केल की एज की एक टीनेजर होती है, जिसे देखते ही केल उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। अब कुछ दिनों तक ये सब ऐसे ही चलता है। केल अपने बेस्ट फ्रेंड रनी को भी सारी चीजें बता देता है, वो भी केल के घर आकर ये सब चीज देखता है। केल अपने सारे नेबर्स की एक्टिविटीज को नोटिस करने लगता है, जिसमें उसके नए नेबर्स एस्ली की फैमिली और मिस्टर रॉबर्ट टर्नर है, और कुछ बदमाश बच्चे जो केल को अक्सर परेशान करते रहते हैं। उन बदमाश बच्चों की वजह से केल एक बार अपने घर से काफी दूर चला जाता है, जिस वजह से उसका एंकल मॉनिटर बीप करने लगता है, जिस वजह से पुलिस वहां पर आ जाती है, जो केल को लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देती है। और ये पहला मौका होता है जब केल और एस्ली एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। अब इस इंसिडेंट की वजह से केल की मॉम काफी परेशान होती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि केल काफी गैर जिम्मेदार है, लेकिन अब केल की मेंटल कंडीशन थोड़ी सी बेहतर होती है। ऐसे ही एक दिन केल रोजाना की तरह अपना टीवी देख रहा होता है, जहां पर वो एक न्यूज देखता है जिसमें विलियम्स नाम की लड़की एक हफ्ते पहले गायब हो गई थी, जिसके गायब होने से पहले एक पार्किंग अटेंडेंट ने वहां पर एक क्लासिक 1960 मॉडल की फोर्ड मस्टैंग देखी थी, जिसके लेफ्ट फेंडर पर डेंट पड़ा हुआ था, और वो एक सीरियल किलर की दी हुई डिटेल होती है। लेकिन केल इस इंफॉर्मेशन को सीरियसली नहीं लेता, जिसके बाद वो एक बार फिर से एस्ली को दूरबीन से देखने के लिए चला जाता है। वो एस्ली को एरोबिक्स करते हुए देख रहा होता है, जहां एस्ली उसे खुद को देखते हुए नोटिस कर लेती है, लेकिन तभी उसके डैड वहां पर आ जाते हैं, जिनसे एस्ली की बहस हो जाती है। केल ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने दूसरे पड़ोसी रॉबर्ट टर्नर की तरफ जाती है, जो एक ब्लू कलर की क्लासिक फोर्ड मस्टैंग ऑन करता है। केल उस मस्टैंग को देखकर सोच में पड़ जाता है कि कहीं ये वही मस्टैंग तो नहीं जिसके बारे में न्यूज में बताया जा रहा था, जिसकी पुष्टि करने के लिए वो उसके फेंडर को देखता है, जिस पर वैसा ही डेंट होता है जैसा पार्किंग अटेंडेंट ने बताया था। केल ये देखकर सोच में पड़ जाता है कि कहीं मिस्टर टर्नर ही तो उस लड़की के गायब होने का कारण नहीं है, जिसके अगले दिन वो न्यूज़पेपर में उसी लड़की विलियम्स के बारे में पढ़ता है। केल मिस्टर टर्नर को नोटिस करना शुरू कर देता है, जहां पर वो नोटिस करता है कि मिस्टर टर्नर काफी क्रूअल है। वो ये सारी बातें अपने दोस्त रनी को बता देता है, जो गायब हुई लड़की विलियम्स के ऊपर रिसर्च करने लगता है, जहां पर उसे पता चलता है कि विलियम्स के गायब होने के बाद पुलिस को जो सबूत मिले थे वो 3 साल पहले हुए ऑस्टिन मर्डर से हूबहू मिलते थे, जिसमें 7 लड़कियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई
थी। पुलिस को वो कातिल तो कभी नहीं मिला, लेकिन टेक्सास में उन्हें एक बंद घर के अंदर से उन्हीं 7 लड़कियों के फोटो मिले थे और स्ट्रेंजली मिस्टर टर्नर भी टेक्सास से यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। इतनी इंफॉर्मेशन केल के लिए काफी थी टर्नर को वो खूनी साबित करने के लिए, लेकिन पुलिस केल की थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल प्रूफ पर विश्वास करती है जो केल के पास अभी भी नहीं है। यानी केल को अभी और सबूतों को इकट्ठा करना होगा ये साबित करने के लिए कि टर्नर ही वो कातिल है। पर केल के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकता। खैर केल के लिए अभी इस चीज से इम्पोर्टेंट एक और चीज थी जो कि एशली थी, जिससे वो और रनी दोनों स्विमिंग करते हुए देख रहे होते हैं, जिन्हें एशली भी देख लेती है। इसलिए वो सीधा केल के पास उसके घर आ जाती है, जहाँ शुरुआत में दोनों को लगता है कि शायद एशली इस चीज से नाराज हो गई होगी, लेकिन एशली भी इन दोनों के साथ इनकी इस इन्वेस्टिगेशन में उनका साथ देने लगती है, जहां पर ये लोग एक कैमरा सेटअप लगाकर टर्नर का वेट करने लगते हैं। वेट के दौरान केल और एशली काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर कुछ हो पाता। ये लोग देखते हैं कि टर्नर आज किसी लड़की के साथ वहां पर आया होता है, और हैरानी की बात ये थी कि जिस डेंट के बारे में केल ने एशली और रनी को बताया था, आज वो डेंट भी उसकी गाड़ी से गायब था। और वो लड़की जिसके साथ टर्नर वहां पर आया होता है वो एक क्लब गर्ल होती है, जिसे एशली काफी आसानी से पहचान लेती है, और वहां पर सारी चीजें काफी नॉर्मल होती हैं। जिसे देखने के बाद एशली केल से बताती है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि मुझे टर्नर कोई सीरियल किलर नहीं लग रहा है। जिस पर केल उसे बताता है कि शायद हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, लेकिन एशली अभी इंतजार करने के मूड में नहीं होती, इसलिए वो वापस अपने घर चली जाती है। जिसके जाते ही केल नोटिस करता है कि जो लड़की टर्नर के साथ आई थी वो अचानक से पैनिक करते हुए हेल्प मांग रही थी, मानो जैसे कोई उसके पीछे पड़ा हो। केल ये सब खड़ा होकर अपने घर से देख रहा होता है कि तभी टर्नर के घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। केल अपने दोस्त रनी को कॉल करता है और बताता है कि टर्नर के घर जो लड़की आई थी उसकी जान खतरे में है। रनी उससे कहता है कि हमें पुलिस को फोन करना चाहिए, लेकिन तभी केल देखता है कि वो लड़की टर्नर के घर से वापस जा रही है। लेकिन यहाँ हम एक चीज ये नोटिस करते हैं कि जो लड़की टर्नर के साथ आई थी उसके बाल रेड कलर के थे, और जो लड़की अभी टर्नर के घर से बाहर जा रही है उसके बाल भी रेड कलर के ही हैं, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ है। अब केल को भी यहाँ पर लगने लगता है कि शायद वो थोड़ा ओवरथिंक कर रहा है। जिसके अगले दिन टर्नर केल की मॉम के साथ उसके घर पर ही आ जाता है, जिसे देखकर केल एकदम से सरप्राइज हो जाता है। केल की मॉम उसे बताती है कि उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था और टर्नर ने उसे चेंज करने में उसकी हेल्प की है। वहीं टर्नर केल से बात करने लगता है। उन दोनों की कन्वर्सेशन से ऐसा लग रहा था कि जैसे टर्नर को पता है कि केल उसके ऊपर नजर रख रहा है, वो उसे बातों ही बातों में धमकाने की भी कोशिश करता है। जहां आगे अब हम एक बार फिर से केल, रनी और एशली को बात करते हुए सुनते हैं। केल फिर से उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि टर्नर अपने घर में कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन एशली अभी भी केल की बातें मानने को तैयार नहीं थी। जिसके बाद अगले सीन में हमें एशली का घर दिखाया जाता है, जहां पर एक पार्टी चल रही होती है, जिसमें केल एशली को दूरबीन से देख रहा होता है। वो एशली की पार्टी को रुइन भी करने की कोशिश करता है, हालांकि उसके इंटेंशंस बुरे नहीं होते, बस वो एशली को किसी और लड़की के साथ देखकर जेलस फील कर रहा था। अब इस चीज से गुस्सा होकर एशली केल से बात करने आती है, लेकिन बात करते करते वो दोनों इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें टर्नर के घर से कुछ आवाज आती है, और जब ये दोनों खिड़की से जाकर घर की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि टर्नर एक पैकेट को घसीटकर अपने गैराज के अंदर ले जा रहा है, जिसके अंदर खून लगा हुआ है। अब ये देखकर एशली भी समझ जाती है कि सच में टर्नर अपने घर में कुछ न कुछ छुपा रहा है। इसीलिए अगले दिन केल, एशली और रनी एक प्लान बनाते हैं। वो तीनों टर्नर के घर के अंदर क्या राज छुपा है पता लगाने का डिसाइड करते हैं। रनी टर्नर की गैर मौजूदगी में उसकी गाड़ी के अंदर घुसने लगता है, जबकि एशली टर्नर को फॉलो करती है, और इधर केल इन दोनों को गाइड कर रहा होता है। दरअसल रनी टर्नर की गाड़ी से उसके गैराज का कोड ढूंढने जाता है। उधर एशली इन दोनों को बताती है कि टर्नर अभी भी मेरे सामने है, तुम आसानी से गाड़ी से कोड ले सकते हो। लेकिन तभी अचानक टर्नर एशली के सामने आ जाता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम तीनों क्या कर रहे हो। बेहतर
होगा कि तुम लोग यहीं पर रुक जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करके बता दूंगा कि तुम लोग मुझे स्टॉक कर रहे हो। ये सुनकर एस्ली काफी डर जाती है। वो केल को बताती है कि गलती हमारी ही है, हमें टर्नर की प्राइवेसी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जिसके बाद एस्ली और रनी दोनों अपने घर चले जाते हैं, लेकिन केल को अभी भी इस बात का यकीन होता है कि वही सीरियल किलर है जिसे पुलिस ढूंढ रही है। इसलिए अब वो उसके ऊपर और नजर रखने के लिए एक कैमरा डिजाइन करता है, जिसका एक्सेस सीधा उसके कंप्यूटर में होता है। जहां अब आगे हम देखते हैं कि रनी भागता हुआ केल के पास आता है और उसे बताता है कि मैंने जल्दबाजी में टर्नर की गाड़ी में अपना मोबाइल छोड़ दिया है। अब केल रनी को वो कैमरा देकर टर्नर के घर की तरफ भेज देता है, जहां वो रनी के चुराए हुए कोड से टर्नर के गैराज को खोल देता है, जहां रनी को उसकी गाड़ी से उसका फोन भी मिल जाता है। उधर केल उस कैमरे की मदद से सब कुछ देख रहा था, जिसमें वो उस पैकेट को भी देखता है। इसलिए वो रनी को उस पैकेट को चेक करने के लिए बोलता है, जिसे चेक करते हुए रनी केल को बताता है कि उस पैकेट में से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, जैसे कोई लाश सड़ गई हो। लेकिन उसे कंफर्म करने के लिए इसे खोलना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो उस पैकेट को खोल पाता, तभी वहां पर टर्नर आ जाता है और अब अपने दोस्त रनी को फंसता देख केल उसे बचाने के लिए टर्नर के घर की तरफ भाग जाता है। और इससे पहले कि वो उसके घर के अंदर घुस पाता, वहां पर पुलिस भी आ जाती है, क्योंकि केल का एंकल मॉनिटर बीप करना स्टार्ट कर देता है। पुलिस वाले केल को अरेस्ट कर लेते हैं। तब केल उनसे कहता रहता है कि इसने मेरे दोस्त को किडनैप किया है, प्लीज इसके घर की तलाशी लो। जिसके बार बार इंसिस्ट करने पर आखिरकार पुलिस वाले उसके घर की तलाशी लेने के लिए मान जाते हैं, जहां उन्हें उसके गैराज में वही पैकेट मिलता है, जिसमें से एक मरे हुए हिरन की लाश मिलती है। केल ये देखकर हैरान हो जाता है, जबकि इधर पुलिस वाले केल को एक और बार वार्निंग देकर वहां से चले जाते हैं। केल की मॉम उसे समझाती है कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वो सही नहीं है। उधर रनी छुपते हुए टर्नर के घर से वापस केल के पास आ जाता है, जो उसे बताता है कि उसके घर में कुछ नहीं है, तुम्हें अब ये सब बंद कर देना चाहिए और ये लो अपना कैमरा जिसमें उसके घर की रिकॉर्डिंग है। लेकिन केल अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो गलत कैसे हो सकता है। जहां पर आगे वो अपनी मॉम को टर्नर के घर पर देखता है, जो उससे केल के लिए माफी मांगने जाती है। जिस बीच वो उस वीडियो की रिकॉर्डिंग को देखने लगता है जो उसे रनी ने दी होती है, जिन्हें देखते हुए उसे उस वीडियो में कुछ ऐसा मिलता है जिससे वो कंफर्म हो जाता है कि टर्नर ही वो सीरियल किलर है। केल को वो लाल बालों वाली लड़की की लाश मिलती है। उधर केल की मॉम भी जब वापस अपने घर आ रही होती है, तो पीछे से टर्नर उसे घायल कर देता है। जिसके बाद वो केल के घर पर आकर पहले रनी को और फिर बाद में केल को बंदी बना लेता है। लेकिन तभी वहां पर एस्ली आती है, जो टर्नर को घायल करके केल को वहां से बचा लेती है। केल सीधा टर्नर के घर जाकर अपनी मॉम को ढूंढने लगता है। इस बीच एक बार फिर से पुलिस को ये पता चल जाता है कि केल अपने घर से बाहर निकल गया है, जबकि उधर केल टर्नर के घर पर अपनी मॉम को ढूंढ रहा था, जहां उसे टर्नर के घर में एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है, जहां पर उसे उन सभी लड़कियों की लाश मिलती है। और अब एक पुलिस वाला भी टर्नर के घर पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे सारी चीजें फैली हुई दिखाई देती हैं। इसलिए उसे भी अब टर्नर पर शक हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कोई बैकअप बुला पाता, टर्नर उस पुलिस वाले को भी मार देता है। इधर बेसमेंट में केल को उसकी मॉम मिल जाती है, जो काफी घायल होती हैं। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाते, टर्नर उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस बार केल बहादुरी से उससे लड़ता है और टर्नर से सीरियस फाइट में वो उसे मार गिराता है। उसने खुद को और अपनी मॉम को इस हैवान से बचा लिया था और साथ ही उसने अनजाने में एक ऐसे सीरियल किलर को पकड़ लिया था जिसने ना जाने कितनी मासूम लड़कियों को मारा था। खैर अब दिखाया जाता है कि केल के इस कारनामे की वजह से उसकी बची हुई सजा को माफ कर दिया जाता है, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।